हेलो एनिमे लवर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के पार्ट 3 को, जो इस एनिमे का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ग्लैन एंटी मेथड के बारे में बताने के लिए एक नोट्स लिख रहा था, ताकि वो अपने दोस्तों को इसके बारे में अच्छे से बता सके, ताकि उसके दोस्त मॉन्स्टर में कन्वर्ट ना हो जाए। तभी उसे कुछ महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने गन बाहर निकाल लेता है। तभी वहाँ एक सोल आ जाती है जो बोलने लगती है कि मुझ पर गोली नहीं चलाना, मैं डेली हूँ, मुझे अभी अभी स्मिथ का लेटर मिला था, इस वजह से मैटर अर्जेंट हो गया है, इस वजह से मैं तुमसे बात करने के लिए ही यहाँ पर आई हुई हूँ। लेकिन क्या तुम अपने पावर से इस रूम को स्पिरिचुअलिटी से बंद नहीं करोगे? क्योंकि अगर तुम्हारे रूम से तुम्हारे भाई बहनों को लड़की की आवाज सुनाई देगी तो ये थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? इस वजह से ग्लैन को यकीन हो जाता है कि वो डेली ही है, जिसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी से उस रूम को सील कर देता है। डेली बोलने लगती है कि मुझे स्मिथ ने बताया कि तुम सीक्वेंस 8 का व्यूअंडर बनना चाहते हो, जिसके लिए तुमने लेटर भी लिखा है, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम एंटी मेथड के बारे में भी जान चुके हो। ग्लैन बोलने लगता है कि आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो डेली बोलने लगती है कि एक्टिंग करना बंद करो, क्योंकि इतने कम टाइम में पोषण को डाइजेस्ट करना एंटी मेथड से ही संभव है, या तुम किसी बुरी एंटिटी के कांटेक्ट में आ गए हो, इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। तो ग्लैन बोलता है कि ऐसा नहीं है, मेरे पास जितनी भी जानकारी है वो सब एन गॉडेस की देन है। तो डेली बोलने लगती है ये तो अच्छी बात है, वैसे मुझे अपने पोषण को डाइजेस्ट करने में 2 साल लगे थे, लेकिन तुमने तो इसे 2 महीने में ही डाइजेस्ट कर लिया। ग्लैन बोलता है कि क्या एवन एंड गॉडेस एंटी मेथड के बारे में जानती है, क्योंकि वो 3rd इपॉक से बिलोंग करती है, लेकिन फिर भी किसी लो रैंक के व्यूअंडर को इसके बारे में नहीं पता है। क्या इसके पीछे कोई रीजन है? तो डेली बोलने लगती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, और वैसे भी मैं एंटी मेथड के बारे में केवल उसी ही बताती हूँ जिसे पहले से ही इसके बारे में पता हो, और इसी वजह से मैं अस्मी को भी इसके बारे में नहीं बता पाई हूँ, क्योंकि एवन एंड गॉडेस हमें कसम दिला देती है कि हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकते हैं। इसीलिए ग्लैन तुम जल्द से जल्द अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ, क्योंकि चर्च से एक इंसान वहाँ पर आ रहा है, क्योंकि तुमने अपने पोषण को 2 महीने में ही डाइजेस्ट कर लिया है, इसलिए चर्च की तुम्हारे पर निगरानी रखी हुई है, और वो जल्द से जल्द तुम्हें कसम दिलाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम है, इसलिए तुम अपने दोस्तों को इसके बारे में बता दो। तो ग्लैन बोलता है कि चिंता मत कीजिए, मैं कल इसके बारे में सभी को बता दूंगा, जिसके बाद वो कल ऑफिस जाके सभी को इकट्ठा कर लेता है। नील ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि ग्लैन 2 महीनों में ही लेवल अप होने वाला है। ग्लैन बोलता है कि लेवल अप करने के लिए उसे अगले सीक्वेंस का नाम पता होना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग एक्टिंग करना चाहिए, इससे उसका पोषण जल्द ही डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये सुनकर नील उदास होने लगता है और सोचने लगता है कि वो ग्लैन से 20 साल पहले क्यों नहीं मिला। अगर वो उससे 20 साल पहले मिलता तो वो अपने वाइफ और अपने दोस्तों को बचा सकता था। अब चर्च से एक बंदा वहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में रोजाल सबको बता देती है, और उसे देखकर स्मिथ भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो स्लीपलेस पाथवे का सीक्वेंस 5 का व्यूअंडर होता है, जो रेड क्लब के पावर हाउसेस में से एक होता है, और ये एक लेजेंडरी एलाइट क्लब होता है। वो बंदा ग्लैन को एक इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाता है, जहाँ वो ग्लैन को बांध देता है, और वो बंदा जिसका नाम सेसिमिर होता है, वो सीक्वेंस 4 के व्यूअंडर जितना पावरफुल होता है, जिसे गॉडेस सॉर्ड के हॉली आर्टिफैक्ट ने ऑर्गेनाइज किया होता है। और आज तक किसी ने ये नहीं सुना होता है कि वो खुद एक सीक्वेंस 8 के व्यूअंडर के एडवांसमेंट एसोसिएशन के लिए आया हो, जिस वजह से ये बहुत ही सीरियस मैटर होता है। अब सेस्मायर अपने पावर की मदद से ग्लैन के अंदर की सच्चाई को जानने की कोशिश करने लगता है, इससे उसे पता लग सके कहीं ग्लैन किसी बुरी एंटिटी के कांटेक्ट में तो नहीं है, या कोई सच तो नहीं छुपा रहा है। और उस टेस्ट में ग्लैन पास हो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सबको उसकी फिक्र हो रही होती है। सेस्मायर बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टीममेट्स ने पोषण को काफी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लिया है। एनी बोलता है कि इसका मतलब ग्लैन को हमें एंटी मेथड के बारे में बताने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। सेस्मायर बोलता है कि उस चीज से सिर्फ यही साबित होता है कि आपके इस साथी ने पोषण को काफी अच्छी तरीके से समझ लिया, इसलिए इसे कोई सजा नहीं मिलेगी। तब सेस्मायर गॉडेस स्वॉर्ड के हॉली आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है, और वो सभी को उसे छूकर ये कसम खाने के लिए बोलता है कि वो किसी से भी इस बात को शेयर नहीं करेंगे, वरना अगर वो इस बात को किसी से भी शेयर करेंगे तो वो किसी भी सजा को काटने के लिए तैयार होंगे। अब ग्लैन क्लाउन पोषण को तैयार करने लगता है, और उसमें अलग अलग मटेरियल मिलाने लगता है, जिसकी वजह से वो पोषण तैयार हो जाता है। जैसे ही ग्लैन उस पोषण को पीता है, उसे हॉर्नेकस और फ्लैजीरिया वर्ड सुनाई देने लगता है, और ग्लैन का पावर उस पोषण को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। और अब ग्लैन सीक्वेंस 8 का व्यूअंडर बन चुका होता है, लेकिन सेस्मायर उसे ये बोलता है कि एक बात ध्यान में रखना, कभी कभी तुम्हें अजीब सी आवाजें या चीजें सुनाई देगी, और वो तुम्हारी तरह ही एक सीक्वेंस 8 का व्यूअंडर होगा, जो अगर किसी बुरी एंटिटी का पूजा करेगा
तो तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे और तुम भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाओगे। ग्लैन वहाँ से चला जाता है और पोशन की वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा लाइट फील हो रही होती है। वो देखता है कि रोजाल गिरने वाली होती है, लेकिन वो बहुत ही तेजी से उसे और उसके बुक को भी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से रोजाल हैरान हो जाती है। और ग्लैन नोटिस करता है कि क्लाउन पोशन की वजह से उसके पास थोड़ी सी फ्यूचर देखने की पावर आ चुकी है। इस वजह से वो उस क्लाउन की तरह अटैक करने की कोशिश करने लगता है जिस वियंडर ने उसे क्लाउन पोशन के बारे में बताया था, लेकिन वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। तो ग्लैन एक पेपर को दीवार से मारता है, लेकिन वो पेपर सीधा जाकर दीवार में घुस जाती है, जिसकी वजह से ग्लैन को लगने लगता है कि अब उसे खुद के पास ताश के पत्ते रखने चाहिए। और उसकी पावर को देखकर कैनली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलने लगता है कि अगर वो 1 साल तक अच्छी से ट्रेनिंग करेगा तो वो भी सीक्वेंस 8 में पहुंच सकता है। तभी नील की तबीयत खराब होने लगती है, तो ग्लैन देखता है तो वो नॉर्मल ही दिखता है, लेकिन तभी ग्लैन को उसके पीछे परछाई दिखाई देता है जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता होता है। तो नील बोलता है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अपने पाथवे मिस्टर प्रायर के मोटो पर जानने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें से मुझे कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से मुझे हमेशा ही उसका रिग्रेट रहेगा। लेकिन तुमने हमें इस सबसे अच्छी बात बताई है, जिसकी वजह से हम तुम्हारे इस कामयाबी का सेलिब्रेशन करेंगे। तो चलो फिर इस फ्राइडे तुम सब लोग मेरे घर के बगल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं और इस बार पार्टी मैं दूंगा। तो ऐसे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या सच में नील पार्टी दे रहा है। उसके बाद नील 2 दिनों तक नाइट हॉक के हेडक्वार्टर नहीं जाता है। सभी लोग नील के घर पास पहुंच जाते हैं और लियोनार्ड को नील का पियानो सुनाई देता है, लेकिन सभी को वो आवाज बहुत ही ज्यादा लोनली सुनाई दे रहा था, जिसके बाद वो लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ग्लैन को लगता है कि वो दरवाजा खुला है, तभी वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। तो ग्लैन वहाँ की घंटी बजाने लगता है, तो नील वहाँ की खिड़की से ग्लैन से बात करने लगता है। तो ग्लैन नील को पार्टी में चलने के लिए बोलने लगता है, लेकिन नील खुद का तबीयत का बहाना करके कल आने के लिए बोलने लगता है। इसकी वजह से ग्लैन को कुछ गड़बड़ लगने लगता है और स्मिथ लियोनार्ड और फ्राई को कहीं भेज देता है। और स्मिथ नील के पास चला जाता है और उससे मिलने का बात करने लगता है, लेकिन नील इसके लिए मना करने लगता है। स्मिथ के समझाने पर नील अपना दरवाजा खोल देता है, जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और इधर लियोनार्ड सबके साथ एक आर्टिफैक्ट को लेकर स्मिथ के पास आ रहा होता है कि उन लोगों को एहसास हो जाता है कि नील अब धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा है। अब रोजाल स्पिरिचुअलिटी से उस घर को सील कर देती है। ग्लैन और स्मिथ देखते हैं कि नील का घर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, तो नील बोलने लगता है मेरा घर कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन स्मिथ बोलता है कि नील मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम बाहर आ जाओ, तो हो सकता है कि हम लोग तुम्हारे किसी तरह से मदद कर सकते हैं। तो नील बोलने लगता है कि स्मिथ मैंने हमेशा ही ये माना है कि हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, बस हमें केवल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब स्मिथ ग्लैन को गन निकालने के लिए बोल देता है और ग्लैन गन लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि नील पूरी तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है। और नील अभी भी उन्हें वापस जाने के लिए बोल रहा था और विश्वास दिला रहा होता है कि कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्मिथ बोलने लगता है कि तुम मुझे 15 सालों से जानते हो और तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और मैं जानता हूँ कि तुम केवल बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ ताकि मैं ये देख सकूं कि तुम ठीक हो या नहीं। तो नील उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और वो उन सबको अपना चेहरा दिखाता है। तो स्मिथ बोलता है कि नील आखिरकार तुम किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो नील बोलता है कि आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया, बस अपनी बीवी को जिंदा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे उपाय भी मिल गया। 20 साल पहले मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया था, लेकिन अब मुझे उसका उपाय मिल गया है। स्मिथ बोलता है कि तुम अपनी बीवी को कैसे जिंदा करोगे। तो नील बोलता है कि अल्केमी लाइफ से मैं अपनी बीवी के लिए एक एजलेस बॉडी बनाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी बीवी के स्पिरिट को उसके अंदर समन कर सकता हूँ। उस हिडन सेज ने मुझे इन सब के बारे में सब कुछ बताया है और इसीलिए मैं ये सब कर पा रहा हूँ। ये हिडन सेज मेरे मिस्टर प्रायर का गॉड है जो मुझे सही रास्ते पर ले जा रहा है। स्मिथ नील को सपने की दुनिया में कैद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नील उससे बच जाता है और उन सबको ही कैद करने की कोशिश करने लगता है। नील बोलने लगता है कि प्लीज स्मिथ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। अब ग्लैन वहाँ पर उस सील्ड आर्टिफैक्ट को भी ले आता है जिसका नाम पीसफुल हेयर स्टैंड्स होते हैं और वो किसी भी लिविंग क्रिएचर्स को शांत कर सकते हैं ताकि वो अपना मोटिवेशन खो दे। अब स्मिथ उस आर्टिफैक्ट को नील पर यूज करता है, जिसकी वजह से नील भी शांत हो जाता है। अब नील को एहसास हो जाता है कि वो अब एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो स्मिथ को खुद को छोड़ने के लिए बोलने लगता है और उन्हें वो सब यादें बताने लगता है जो उन्होंने उसके साथ बिताई होती है। इस वजह से सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और नील बोलने लगता है कि अगर वो लोग उसे छोड़ देंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सभी लोग अपनी जिम्मेदारी से बंधे होते हैं और स्मिथ कांपते हुए हाथ से मजबूरी में नील को गोली मार देता है और सभी लोग नील के बारे में सोचकर रोने लगते हैं और ग्लैन को अल्केमी लाइफ का फॉर्मूला भी मिल जाता है और उस फॉर्मूला को देखकर उसे पता चलता है कि इस फॉर्मूले को
एक्टिव करने के लिए उसे बहुत सारे ब्लड की जरूरत है और उसने दूसरों को हर्ट ना कर खुद के ब्लड का यूज किया था। इस वजह से उसका ये हाल हो गया था और स्मिथ नील के याद में उसका चश्मा रख लेता है और ग्लैन भी वहाँ से एक चीज उठा लेता है, जिसके बाद वो सभी लोग नील को दफना देते हैं और वहाँ पर वो लोग उसके आत्मा को शांति के लिए प्रे करने लगते हैं और ग्लैन वहाँ पर वो सामान को रख देता है जो उसने वहाँ से उठाई होती है और ग्लैन देखता है कि नील हेवन में अपनी वाइफ से मिल चुका होता है। अब यहाँ पर सभी लोग नील के मर जाने की वजह से उदास होते हैं और ग्लैन भी यहाँ पर नील के लैब में आ जाता है, जहाँ पर वो नील के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगता है और उदास हो जाता है। तब ग्लैन नील के डायरी को पढ़ने लगता है। तब वहाँ पर रोजान आती है और आइजैक की एक लेटर देती है, जिसमें आइजैक ग्लैन को बोल रहा था कि जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे तब तक मैं बैकलैंड के लिए निकल चुका हूँ और पिछले बार तुमने जिस इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में पूछा था उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मैं उसे पहले कहीं से जानता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में अभी नहीं पता था, तो इसीलिए मैं किसी दूसरी जगह पर जाकर इसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तक मास्टरमाइंड ने कोई अगला मूव नहीं किया और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टिंगन सिटी के जाने के बाद वो लोग कोई न कोई गलती जरूर करेंगे। तो ग्लैन सोचने लगता है कि मिस्टर आइजैक भी यहाँ से चले गए हैं, तो अगर मास्टरमाइंड कोई अगला मूव करेगा तो क्या मैं अकेले उसे रोक पाऊंगा। लेकिन तभी ग्लैन को उस लेटर के अंदर से एक विसल मिलता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्मिथ आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लैन उस विसल को छिपा लेता है। तभी उसके हाथ एक फोटो लगती है जो कि नील की डायरी में होती है और ग्लैन जब स्मिथ के इसके बारे में पूछता है तो स्मिथ सीरियस हो जाता है और बताने लगता है ये एक आर्क विसल था जिसने 3 सालों पहले अपना कंट्रोल खो दिया था और ये एक ग्रेट जीरो का आर्टिफैक्ट लेके भाग भी गया था, लेकिन अभी तक हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और चर्च ने हमें कहा है कि अगर ये कहीं भी हमें दिखे तो हमें इसका पीछा नहीं करना है, बल्कि हमें इसके बारे में चर्च को बताना है, क्योंकि अगर हम इसका पीछा करेंगे तो पक्का मारे भी जाएंगे। तो ग्लैन पूछने लगता है कि आखिरकार ये ग्रेट 008 सील्ड आर्टिफैक्ट है क्या, तो स्मिथ बताने लगता है ये एक सबसे खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट है और इसके बारे में मुझे इतना ही पता है कि ये एक फेदर पेन की तरह दिखाई देता है जिसे लिखने के लिए किसी इंक की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वियंडर अपने आपा खोकर मॉन्स्टर में कन्वर्ट होकर मर जाते हैं तो वो अपने पीछे किसी ऐसी चीज को छोड़ देते हैं जिसमें वियंडर की पावर होती है और अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो उसे सील कर दिया जाता है और इसी तरह सील्ड आर्टिफैक्ट बनते हैं। तो ग्लैन पूछता है कि इसका मतलब सील्ड आर्टिफैक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, तो स्मिथ बताने लगता है कि इसके बारे में तुम जानना नहीं चाहोगे और उसे काम पर ले जाने लगता है। तो ग्लैन बोलने लगता है कि उसे किसी तरह करके अपने आप को संभालना होगा और उस मास्टरमाइंड को ढूंढना होगा। तब स्मिथ ग्लैन को वो टैरेट कार्ड दे देता है जो ग्लैन ने ऑर्डर किया होता है। स्मिथ ग्लैन को पूछता है कि आखिरकार उसने इस टैरेट कार्ड को क्यों ऑर्डर किया, तो ग्लैन बताता है कि वो इसे एक वेपन की तरह यूज करेगा और जहाँ पर गन नहीं जा सकती है वहाँ वो इस टैरेट कार्ड को भेजेगा। अब ग्लैन एक टैरेट कार्ड को फेंकता है जो सीधा जाकर एक लकड़ी में घुस जाता है, लेकिन अभी भी उसका निशाना इतना अच्छा नहीं था। तब स्मिथ डिसाइड करता है कि वो ग्लैन को लड़ना सिखाएगा, क्योंकि अब वो एक सीक्वेंस 8 का वियंडर बन चुका है तो उसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में और भी जानकारी चाहिए होगा। इसके लिए उसने एक ट्यूटर को भी ढूंढ लिया जो सीक्वेंस 6 का एक स्पिरिट गार्ड है जो ग्लैन से मिलने के लिए रात को 10 बजे आएगा। ग्लैन अपने घर आ जाता है जहाँ पर मेलिसा ये देखकर खुश होती है कि अब ग्लैन का मूड पहले से अच्छा हो गया और ग्लैन सबको बताने लगता है कि अब उसे प्रमोशन भी मिल गया जिसकी वजह से उसका पेमेंट भी बढ़ गया है, जिस वजह से सभी लोग खुश हो जाते हैं। और ग्लैन देखता है कि बेंसन एक अकाउंटिंग का बुक पढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए ये बुक पढ़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए ग्लैन सोचता है कि वो खुद इसे ये बुक पढ़ाएगा। तब रात के 9 बजे ग्लैन अपनी पावर की मदद से अपने रूम को सील कर लेता है, क्योंकि आइजैक ने बोला होता है कि जो कॉपर वेसल उसने उसे दिया है उसकी मदद से वो आइजैक के मैसेंजर को भी बुला सकता है और जैसे ही ग्लैन उस वेसल को बजाएगा वहाँ पर एक छोटा सा मैसेंजर आ जाएगा। तब ग्लैन उस सीटी को बजाता है लेकिन उससे कोई आवाज नहीं आता है और उस रूम में भी कोई हलचल नहीं होता है, जिस वजह से ग्लैन को लगता है कि वो वेसल टूट गया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा स्केलेटन टाइटन आ जाता है जिसे देखकर ग्लैन डर जाता है और उसे याद आता है कि ये वही स्केलेटन है जिसे उसने आइजैक के मेमोरी में देखा था। तब उस स्केलेटन को लगता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर छिप जाता है और डेली वहाँ पर आकर ग्लैन को परेशान करने लगती है। तो ग्लैन बोलता है कि क्या आप ही वो मैसेंजर हो जो मुझे पढ़ाएगी, और ग्लैन डेली को सीक्वेंस 6 के वियंडर बनने के लिए बधाई देने लगता है। तो डेली बोलने लगती है कि आज वो ग्लैन को वियंडर्स के 2 एबिलिटी के बारे में बताएगी, जिसमें पहला है मैसेंजर को बुलाना और दूसरा है एक अलग तरह का मीडियमशिप रिचुअलिस्टिक मैजिक का यूज करके तुम किसी दूसरे पर्सन के माइंड में भी घुस सकते हो, जिसकी मदद से तुम उस पर्सन के सभी मेमोरी को देख सकते हो जो मेमोरी उसके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। अब ये सब पढ़ते पढ़ते ग्लैन को रात के 12 बज जाते हैं, जिस वजह से ग्लैन को अब नींद आने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने सामने स्मिथ दिखाई देता है जिसे देखकर ग्लैन डर जाता है। तब हमें पता चलता है कि स्मिथ असल में ग्लैन के माइंड में आया होता है, क्योंकि एक अर्जेंट मिशन आया होता है जहाँ पर वो दोनों जाने लगते हैं और एक मुजरिम से मिलने के लिए जाने लगते हैं जिसका नाम हुड है, जो टिंगन सिटी में एक मामूली पर्सन के बीच छिपा हुआ था, लेकिन अब वो पागल हो गया है और वो एक सीक्वेंस 7 का साइकेट्रिस्ट है और हमें लगता है कि उस पर अब उसका पावर हावी हो गया है। स्मिथ बताता है
कि उसके ड्रीम पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो उसके छानबीन नहीं कर सकता है। इसलिए ग्लैन को मीडियमशिप रिचुअल की मदद से उसके माइंड में घुसना होगा। और याद रखना कि साइकेट्रिस्ट स्पेक्टेटर पाथवे से बिलोंग करता है, इसलिए इनके डिफेंस काफी स्ट्रांग होते हैं। तब ग्लैन हुड के पास चला जाता है और हुड जैसे ही ग्लैन को देखता है वो उससे पूछने पे कि क्या उसने उसके लिए केक नहीं लाया, क्योंकि ग्लैन उसके एक पर्सन एल की तरह लग रहा होता है। और जैसे ही ग्लैन मना करता है कि उसके पास कोई केक नहीं है तो हुड उसके ऊपर अटैक करने लगता है और अपनी बेड़ियों को तोड़कर ग्लैन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से ग्लैन अपने टैरेट कार्ड की मदद से हुड को दीवार पर चिपका देता है। लेकिन ये टैरेट कार्ड भी हुड को नहीं रोक पाते और वो दोबारा से ग्लैन पर अटैक कर देता है। इसलिए स्मिथ अपने नाइटमेयर के पावर की मदद से हुड को पकड़ लेता है, जो देखकर ग्लैन समझ जाता है कि स्मिथ अपने पोषण को काफी अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। तब ग्लैन स्पिरिचुअलिटी से उस जगह को सील कर देता है और अपने रिचुअल स्टार्ट करके उसके माइंड में घुस जाता है, जहाँ वो स्पिरिट वर्ल्ड को देखकर काफी हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि ये तो रियल वर्ल्ड से काफी अलग है। तब ग्लैन अपनी पावर की मदद से हुड के पास चला जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो है कौन और वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। तब ग्लैन को पता चलता है कि हुड साइकोलॉजी आर्कलिस्ट से बिलोंग करता है, पर ग्लैन को इसके आगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं पता चलता है। तो ग्लैन हुड से पूछने लगता है कि एल कौन है। तब ग्लैन को पता चलता है कि एल कोई नहीं बल्कि लैनोस ही है, जो काफी लोगों को धोखा दिया और पुलिस उसे ढूंढ रहे हैं। अब उसे ये भी पता चलता है कि लैनोस मैरोडर पाथवे सीक्रेट एट का स्वेंडलर भी है। तो ग्लैन हुड से पूछने लगता है कि आखिरकार लैनोस हुड को क्यों ढूंढ रहा था। तो हुड बताता है लैनोस ने कहा था कि तुम वो प्रेजेंस को देख सकते हो जो मेरे पीछे है, और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट भी उसी प्रेजेंस के पीछे है। इससे तुम्हें काफी मदद मिलेगी, क्योंकि तुमने सिर्फ पोषण को अच्छे से डाइजेस्ट करने के बारे में नहीं सीखा, बल्कि तुमने उस चीज को भी सीख लिया जिसकी मदद से तुम मॉन्स्टर में कन्वर्ट नहीं हो गए, और तुम्हें वो ड्यूनिटी मिली है जो हर वंडर का सपना होता है, वो है इमॉर्टल ड्यूनिटी। तो इसीलिए हुड, जब तुम इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाओगे तो हम इस दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन इधर ग्लैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब ग्लैन को वहाँ पर स्विंडलर की एक झलक दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो हुड को पूछने लगता है कि आखिरकार लैनोस ने उसके लिए इस तरह से मदद की है। तो वहाँ का सीन चेंज होता है और ग्लैन को वहाँ पर द हैंडमैन पाथवे का ट्रू क्रिएटर दिखाई देता है। इसलिए ग्लैन को अब यहाँ से निकलना होगा, वरना वो यहीं पर रह जाएगा। तब ग्लैन किसी तरह उस जगह से बाहर आ जाता है और यहाँ पर रियलिटी में हुड उस पर अटैक कर रहा होता है, जिस वजह से स्मिथ को हुड पर गोली चलानी पड़ती है। और ग्लैन स्मिथ को बताता है कि उसने वहाँ पर ट्रू क्रिएटर को देखा था, जिस वजह से स्मिथ को समझ में आता है कि इन सबके पीछे ऑरोरा ऑर्डर का हाथ है और हुड भी इसमें किसी तरह से मिला हुआ है। तब ग्लैन स्मिथ को पूछने लगता है कि क्या उसे मिस्टर जेड का लिखा हुआ वो लेटर याद है। इसमें सीरियल ने लिखा हुआ था कि वो उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो अपने इस तिंगन सिटी के सभी बलि के बकरों को मार देगा। और मुझे लगता है कि ये चीज लैनोस के प्लान के साथ किसी तरह से रिलेटेड है। इसलिए स्मिथ भी जान जाता है कि ये चीज काफी खतरनाक है, इसलिए उन्हें लैनोस के इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से पढ़ना होगा। अब सभी लोग लैनोस के केस को दोबारा से पढ़ने लगते हैं। अब हमें इधर एक मेयर के कैंडिडेट का फोटो दिखाया जाता है जो अभी मर चुका होता है। जैसे उसकी वाइफ एक लड़की सैरन को इन सब का जिम्मेदार ठहरा रही होती है, क्योंकि आखिरी बार जॉन के पास वही होती है। लेकिन किसी को भी सैरन के ऊपर कोई शक नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग सैरन के दीवाने होते हैं और जॉन के वाइफ के बात कोई नहीं सुन रहा होता है और सभी लोग सैरन को वहाँ से जाने देते हैं। तब ग्लैन और उसके साथी जॉन की बॉडी को देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जॉन का मौत अचानक से बीमार होने की वजह से हुआ है। और ग्लैन को ये यकीन होता है कि ये चीज किसी सुपर नेचुरल चीज के साथ रिलेटेड है, क्योंकि जब लैनोस ने अपने स्टील फैक्ट्री को लीज पर ली थी, जिसे उसने रिचुअल दी थी, वो जॉन था। और अब लैनोस के केस के खुलने की वजह से अचानक से जॉन की मौत हो चुकी है। उसमें सभी को सैरन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि सैरन किसी तरह से लैनोस के साथ रिलेटेड है। अब ग्लैन अपनी ग्रेव हाउस वाली जगह पर आ जाता है और वहाँ पर चेक करने लगता है कि कहीं जॉन की मौत किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से तो नहीं हुआ है। तो उसे पता चलता है कि ये बात सच है। तब ग्लैन ये चेक करने लगता है कि लैनोस कहीं किसी तरह से वियंडर से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। वो दोबारा से चेक करने लगता है कि सैरन और लैनोस के बीच किसी तरह का कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन उसे दोबारा से कोई जवाब नहीं मिलता है। इससे ग्लैन सोचने लगता है कि कहीं ये एक पावरफुल वियंडर तो नहीं है, लेकिन उसके पास अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से इसके बारे में वो ज्यादा जान नहीं सकता है। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डेफिनेशन में इतना बाधा क्यों बन रहा है, और वो ये सोचने लगता है कि कहीं लैनोस उस मास्टरमाइंड के साथ रिलेटेड तो नहीं है। अब हमें एक्सट्रैक्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक कैफल को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बंदा अपनी लाइफ के बदले गॉड से प्रे कर रहा होता है और ये प्रे सीधा ग्लैन को पता चल रहा होता है। ग्लैन देखता है कि वहाँ पर एक रेड चीज काफी ज्यादा चमक रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अब जस्टिस ग्लैन को बताने लगती है कि जिस एग्जाम को करवाने के लिए ग्लैन ने बोला था, उसे किंग ने वेरीफाई कर दिया और अगले साल से वो करवाया जाएगा, जो सुनकर ग्लैन खुश हो जाता है।
होता है। तब हैंडमैन ग्लैन को बोलता है कि ऑरोरा ऑर्डर ट्रू क्रिएटर के हॉली रेसिडेंस के पीछे लगा हुआ है, जो कि लेजेंडरी फोर्सेकल ऑफ गॉड है। ग्लैन सोचने लगता है कि क्या ये ट्रू क्रिएटर के साथ रिलेटेड है और एम्परर रोजाल इसमें क्या ढूंढ रहा था। ग्लैन इस बारे में उसे पूछने के लिए मना करने लगता है, जिसे सुनकर हैंडमैन डर जाता है और उसे लगने लगता है कि अब उसे ग्लैन सजा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तब हैंडमैन जस्टिस से एक फेवर मांगने लगता है, जिसमें वो बैकलैंड में 7 पायरेट्स में से एक मिरर हरिकेन को ढूंढने के लिए बोलने लगता है। और ये चीज काफी खतरनाक था, इसलिए हैंडमैन उसे पैसे देने के लिए भी तैयार था। तब ग्लैन नोटिस करता है कि वो रेड डॉट काफी ज्यादा चमक रहा होता है। इस वजह से उस रेड डॉट को अपने पास ला लेता है और उस प्रेयर को सुनने लगता है, लेकिन उसे वो भाषा समझ में नहीं आ रही होती है। उसे एहसास होता है कि उसने ये भाषा कहीं सुनी हुई है और उसे पता चलता है कि ये फोर्सेकल लैंड ऑफ गॉड से आ रही है। वो पर्सन उसे उस जगह की डेस्टिनी को ठीक करने के लिए बोल रहा होता है कि उस जगह को गॉड्स ने छोड़ दिया होता है। तब ग्लैन उस पर्सन को वहां पर बुला लेता है ताकि वो फोर्सेकल लैंड ऑफ गॉड्स के बारे में और भी जान सके। तब वो पर्सन वहां पर आ जाता है और वहां पर उसे उन तीनों की परछाई दिखाई देने लगती है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि ये तीनों गॉड है। लेकिन ग्लैन इस चीज से मना कर देता है और बोलता है कि वो फूल है। और हैंडमैन और जस्टिस भी अपना नाम बताने लगती है। तब ग्लैन टैरेट कार्ड में से एक उस पर्सन को भी अपना नाम चुनने के लिए बोलने लगता है ताकि वो यहाँ पर अपना कोड नेम चूज कर सके। तब वो पर्सन अपना कोड नेम द सन चूज करता है। हमें काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉन की मौत का सुनाई हो रहा होता है, जहाँ पर मेयर जॉन की मौत का दुख प्रकट कर रहा होता है और कुछ लोग सैरन को फांसी पर चढ़ाने के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जॉन की मौत सैरन की वजह से हुआ है। लेकिन मेयर इन सब चीजों के लिए मना कर देता है और सबको ये बताता है कि जॉन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, क्योंकि मेयर सैरन के मैजिक के कब्जे में होता है। सैरन ने जॉन के बीबी को भी अपने कब्जे में कर रखा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होता है। अब मेयर अपनी पार्टी को सैरन की पार्टी के साथ जोड़ लेता है और जो लोग भी इसके खिलाफ जाते थे मेयर उनसे पकड़वा देता था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग सैरन के कब्जे में होते हैं, जिस वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे होते हैं और वो लोग सैरन की तारीफ ही कर रहे होते हैं। लेकिन ग्लैन को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तब सैरन मेयर के साथ कहीं चली जाती है और ग्लैन को सैरन का बाल मिल जाता है और वो सैरन का पीछा करने लगता है। हमें यहाँ पर नाइट हॉक्स के मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो सैरन के घर में छानबीन कर रहे होते हैं ताकि वो लोग सैरन के नामौजूदगी में उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। पर एक फोटो देखता है जिसमें सैरन क्रिस के साथ होती है। तभी स्मिथ को वहाँ पर एक बक्सा दिखाई देता है। स्मिथ उस चीज को चेक करने लगता है और इधर ग्लैन सैरन का पीछा कर रहा होता है, लेकिन अचानक से सैरन कहीं पर गायब हो जाती है। तो ग्लैन सैरन के बालों की मदद से सैरन को ढूंढने लगता है और उसका पीछा करने लगता है, जिसका एहसास सैरन को भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर की मदद से ग्लैन के डिटेक्शन मैजिक को तोड़ देता है। ग्लैन सोचने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इसमें फेल हो गया हूँ। क्या सैरन ने ही मेरे डिटेक्शन मैजिक को फेल कर दिया और मैं तो दोबारा से अब एजेंसी के पास आ चुका हूँ। सैरन यहाँ पर किसी से मिलने के लिए चली जाती है, जो उसकी बॉस होती है। पता चलता है कि सैरन असल में एसोसिएशन पाथवेक सीक्वेंस 6 की वियंडर होती है, जो डिमनेस सेक्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है। सैरन की बॉस बोलने लगती है कि इस जगह से नफरत और सफरिंग की काफी अच्छी बू आ रही है, जो कि डिमनेस सेक्ट के लिए काफी अच्छा है। लगता है कि तुम भी सिटी पार्लियामेंट में काफी अच्छा काम कर रही हो। लोगों से बेहतर ना कोई मर्दों को अच्छे से जान सकता है, ना ही औरतों को, क्योंकि हम लोग मर्दों को ऐसी खुशी देते हैं जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इससे वो हमारे पपेट बन जाते हैं, जिसे हम किसी तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि सैरन 2 दिनों के बाद अपने बॉस को सभी को ऑफर करने वाली है। सैरन की बॉस सैरन को एक लात मारती है, क्योंकि उसके वजह से डिमनेक सेक्ट को या किंगडम में घुसने का प्लान फेल हो गया था। और वो सैरन को वार्न करती है कि अगर ऐसी गलती उसने दोबारा की तो वो उसे पक्का मार देगा। और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और हमें दोबारा से उस इनविजिबल पंख को दिखाया जाता है। तब सैरन यहाँ पर अपने घर आ जाती है। यहाँ पर ग्लैन भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी ग्लैन को भी वो तिजोरी दिखाई देती है, जहाँ एक हिडन अपार्टमेंट होता है जिसमें एक पिक्चर होता है, जो देखकर ग्लैन सोचने लगता है कि ये कहीं सैरन का बॉयफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन इसका फोटो तो सैरन से काफी मिलता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ये भी ट्रिस की तरह ही पहले लड़का था और अब लड़की में कन्वर्ट हो चुकी है। ग्लैन को वहाँ पर एक और कमरा दिखाई देता है जिसमें डिमनेस सेक्ट की गॉड होती है, और जो अचानक से ग्लैन को देखने लगती है। की पावर की वजह से ग्लैन को पीछे हटना पड़ता है। तभी वहाँ पर सैरन भी आ जाती है और वहाँ पर उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। सैरन उस पर्दे के पास जाने लगती है जहाँ पर ग्लैन छिपा हुआ होता है, जिसकी वजह से ग्लैन डरने लगता है। लेकिन तभी उस पर्दे के पीछे से सैरन की बिल्ली बाहर आती है, जिस वजह से ग्लैन को लगने लगता है कि अब वो बच सकता है। लेकिन तभी सैरन उस पर्दे को हटा देती है, तो ऐसे ग्लैन डर जाता है। और हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लैन अपने घर में होता है। तो होता है कि सैरन को उसके ट्रैकिंग का पता चल चुका होता है, जिसकी वजह से अब उसे थोड़ा सा और संभल के रहना होगा। याद है कि मिस डैली ने
मुझे क्या कहा था, उसने बोला था कि अगर मुझे किसी मैसेंजर को बुलाना है तो मुझे खुद को ही पूछना होगा, और अगर मुझे किसी को समन करना है तो मुझे उसके डिस्क्रिप्शन को सोचना होगा, और अगर मैं बार बार डिस्क्रिप्शन को सोचता रहूंगा तो मैं काफी खतरनाक क्रीचर को भी बुला सकता हूँ। ग्लेन अपने स्पिरिचुअल पावर से अपने कमरे को सील कर देता है और खुद को ही समन करने की कोशिश करने लगता है, जिसके लिए वो ग्रे फॉग की पावर को भी यूज करने लगता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से वो सोचने लगता है कि क्या उसका समनिंग फेल हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे खुद को समन करने के लिए मुझे खुद को पूजना होगा और मुझे ग्रे फॉग में जाकर अपने प्रेयर का जवाब भी देना होगा, जिससे उसका समनिंग सक्सेसफुल हो जाता है और वो खुद को ही समन कर लेता है एक आत्मा के रूप में। यहाँ पर उसके पास ग्रे फॉग और सन चार्म्स की पावर होती है, इसलिए सैरन यहाँ पर ग्लेन को नहीं देख पा रही होती है, क्योंकि ग्लेन यहाँ पर अपने समनिंग के साथ आया होता है। और इस बारे में ग्लेन स्मिथ को भी बता देता है कि उसने वहाँ पर डिमनी सेक्ट के गॉड को देखा था। जैसे स्मिथ एक सील्ड आर्टिफैक्ट को लेने के लिए चाइनीज गेट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर ग्लेन सीक्रेट आर्टिफैक्ट को लेने के लिए एप्लीकेशन देने लगता है। चाइनीज गेट के अंदर का सीन देखकर ग्लेन भी हैरान हो रहा होता है। तब वहाँ पर एक बंदा अपनी पावर की मदद से उस सील्ड आर्टिफैक्ट को अपने पास बुला लेता है, जो कि स्पिरिट मीडियम मिरर होता है, जो कि ग्रेड 3 का होता है। हमें पता चलता है कि स्पिरिट मीडियम मिरर हर एक व्यूअर्स को अलग अलग चीजें दिखाता है, से वो काफी बड़े खतरे में भी पड़ सकते हैं, और अगर आप अपनी शक्ल को उस मिरर में देख लेंगे तो वो सबसे बड़ा खतरा होगा। स्मिथ ग्लेन को इस मिरर में डायरेक्ट देखने के लिए मना करता है और उसे ये भी बताता है कि ये मिरर डिमनी सेक्ट के मेंबर्स के लिए काफी खतरनाक होता है, कि इस मिरर का छोटा सा टुकड़ा भी डिमनी सेक्ट के मेंबर को मिट्टी में मिला सकता है। तब यहाँ पर स्मिथ ग्लेन और कैनली के साथ सैरन के घर पर हमला कर देता है। अब स्मिथ सैरन को अपने सपने की दुनिया में बुला लेता है ताकि ग्लेन और कैनली उस पर आसानी से अटैक कर सके। अब ग्लेन और कैनली सैरन के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर डिमनी सेक्ट की मूर्ति होती है, और उसके पावर की वजह से सैरन होश में आ जाती है। अब सैरन ग्लेन पर अटैक कर देती है, लेकिन स्मिथ अपने पावर की मदद से सैरन को पकड़ लेता है और कैनली उसे उस मिरर में देखने के लिए बोलने लगता है और उसे मिरर दिखाने लगता है। तो जैसे ग्लेन को लगने लगता है कि ये काम तो काफी आसानी से हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर सैरन उस चीज से छूट जाती है, क्योंकि वहाँ पर सैरन के बदले एक जादुई छड़ी आ जाती है कि कैनली पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कैनली जख्मी हो जाता है। और जैसे ग्लेन को समझ में आ जाता है कि सैरन कभी भी स्मिथ के चंगुल में फंसा ही नहीं था, और अभी तक उन लोगों ने जो भी देखा है वो सब उसका एक इल्यूजन था। अब सैरन बोलने लगती है कि अगर यह स्टैचू मेरे पास नहीं रहता तो मुझे तुम लोग काफी पहले ही सील कर चुके होते। कैनली उस मिरर को सैरन की तरफ कर देता है, लेकिन वहाँ पर सैरन की जगह पर एक मिरर आ जाता है, जिसकी वजह से कैनली उस मिरर में खुद को ही देख लेता है। तो उस मिरर के अंदर से एक स्पिरिट बाहर आती है जो ग्लेन पर अटैक कर देती है, और इधर सैरन ग्लेन पर अटैक कर देती है और बोलने लगती है कि तो तुम ही थे जो शाम को मेरे घर पर अटैक किए थे। सुनना पड़ेगा कि सीक्वेंस 8 के भी अंडर होने के बाद भी तुमने मुझे धोखा दे दिया था। आखिरकार तुम्हारा सीक्रेट क्या है? तब ग्लेन स्लम्बर चार्म्स का यूज करने लगता है, जिससे सैरन नींद में चली जाती है और खुद भी ग्रे फॉग वाली जगह पर आ जाता है, जिससे वो सैरन के चंगुल से छूट जाता है और गोली चलाने लगता है। लेकिन वो भी सैरन का असली बॉडी नहीं होती है, इससे गोली लगने पर वो बॉडी में एक मिरर की तरह टूट जाती है और ग्लेन पर अटैक कर देते हैं। और ग्लेन देखता है कि स्प्रिंट मीडियम मिरर की वजह से कैनली का बुरा हालत होता है और उसका दिल भी बाहर आ गया होता है। देखकर ग्लेन शॉक हो जाता है और गुस्से में सैरन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सैरन उन सभी गोलियों से बचने लगती है। लेकिन तभी ग्लेन उस मिरर को सैरन की तरफ कर देता है, लेकिन सैरन अपनी पावर की मदद से उस मिरर से बच जाती है। अब सैरन उस मिरर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाती है, और उस चक्कर में ग्लेन की एक गोली डिमनी सेक्ट की गॉड की मूर्ति पर लगता है, जिससे सैरन भी जख्मी हो जाती है। और यहाँ पर स्मिथ को भी पता चल जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है, और वहाँ पर सैरन ग्लेन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन ग्लेन उसके अटैक से बचकर अपनी कार्ड की मदद से उस मूर्ति पर अटैक कर देता है। लेकिन सैरन उन सभी कार्ड को रोक लेती है और मूर्ति को बचा लेती है। सैरन ग्लेन की बॉडी को धीरे धीरे फ्रीज करने लगती है और बोलने लगती है कि आखिरकार तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, क्योंकि आखिरकार तो ये सब बेकार ही होने वाला है। बोलने लगती है कि ध्यान से सुनो, मौत की ये आवाज काफी अच्छी होती है और बहुत ही जल्द ये कॉन्टिनेंट इसके असली मालिक के हाथों में चले जाएगा। और ग्लेन को उसका सीक्रेट पूछने लगती है और गॉड के प्रति अपनी लॉयलिटी को साबित करने के लिए बोलने लगती है कि उसी तरह से तुम बच सकते हो। तब सैरन ग्लेन की तरफ बढ़ने लगता है और उस पर अटैक कर देती है, लेकिन स्मिथ वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और सैरन पर अटैक कर देता है, लेकिन सैरन अपनी मूर्ति की मदद से फिर से बच जाती है। अब ग्लेन भी सैरन के पकड़ से आजाद हो जाता है और स्मिथ और सैरन एक दूसरे पर तेजी से अटैक करने लगते हैं। अब सैरन एक फूल की मदद से स्मिथ पर ब्लड कर्स डाल देती है, लेकिन स्मिथ अपनी पावर की मदद से उसे प्योरीफाई कर देता है। ग्लेन उस मिरर को सैरन की तरफ फेंकने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन सैरन और स्मिथ इतनी तेजी से लड़ रहे होते हैं कि उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है।
अब वो अपनी नई पावर की मदद से सायरन के अगले मूव को प्रिडिक्ट कर लेती है और उसे एक मौका मिल जाता है। सही वक्त पर वो उस मिरर को सायरन की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से सायरन हील होने लगती है। सायरन उस मूर्ति की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस मूर्ति पर तब तक गोली चलाते रहता है जब तक सायरन पूरी तरह से मर नहीं जाती है, क्योंकि उसे कैनली के मौत का बदला लेना होता है। तब स्मिथ ग्लेन को शांत करवाता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो सारे पपेट जो सायरन के कब्जे में होते हैं वो सभी आजाद हो जाते हैं। ग्लेन कैनली की मौत की वजह से रोने लगता है और स्मिथ बोलने लगता है कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे आजाद से सायरन पहले ही छूट चुकी है। वो दोनों कैनली की मौत पर प्रे करने लगते हैं। ग्लेन अपने सभी सामानों को समेट कर नीचे आ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि स्मिथ सायरन की बॉडी के साथ कुछ कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्मिथ की आंखें अचानक से चेंज हो जाती है। तब ग्लेन यहाँ पर ये देखकर शॉक हो जाता है कि स्मिथ कैनली का ब्लड पी रहा है और वो सोचने लगता है कि क्या स्मिथ अब अपना कंट्रोल खो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो अभी कुछ दिनों तक नाइटमेयर की तरह ही एक्ट कर रहे थे। अब स्मिथ ग्लेन के पास आ जाता है, जो देखकर ग्लेन और भी ज्यादा डर जाता है और स्मिथ ग्लेन को कैनली की मौत का शोक मनाने के लिए मना करने लगता है और अपने सायरन की बॉडी को स्पिरिट चैनलिंग की मदद से एग्जामिन करने के लिए बोलने लगता है, जो देखकर ग्लेन सोचने लगता है कि कैप्टन तो पूरा नॉर्मल है, क्या मैंने जो देखा वो धोखा था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कैनली की बॉडी में अभी भी कुछ तो मिसिंग है। तब यहाँ पर सभी नाइट हॉक के मेंबर्स कैनली की मौत का शोक मनाने लगते हैं और रोजान भी ये देखकर रोने लगती है और अब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ग्लेन सोच रहा होता है कि कैप्टन ने कैनली के बॉडी के साथ किया क्या था, आखिरकार उन्होंने मुझे नीचे क्या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था। कैनली की मौत स्पिरिट मीडियम मिरर की वजह से हुआ है, जो कि कैप्टन ने ही दिया था, लेकिन वो उस टाइम जरूरी भी था। अब स्मिथ रॉयल को बताने लगता है कि ग्लेन के स्पिरिट चैनलिंग की मदद से पता चला है कि अरोरा ऑर्डर डिमनिश एक्ट से मिला हुआ है और लैनवास का केस और इस सिटी का डूम्सडे भी इन सब से मिला हुआ है। अब स्मिथ रॉयल को इन सब चीजों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलने लगा और रॉयल स्मिथ को पूछने लगती है कि क्या सायरन की मौत के बाद इस सिटी का डूम्सडे टल नहीं गया, तो स्मिथ इन सब चीजों के लिए मना कर देता है क्योंकि इविल ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी ये प्लान बनाया ही नहीं होता है। तब हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लैनवास किसी से मिलने के लिए आया होता है और लियोनार्ड भी अपने केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। अब ग्लेन अपने घर आ जाता है, लेकिन वो स्मिथ की वजह से अभी भी परेशान होता है, जिसकी वजह से वो आइजैक और डेली को इस चीज का लेटर लिख देता है ताकि उसे स्मिथ के कंडीशन का पता चल सके। तब ग्लेन अपने ग्रे फॉग वाली जगह पर आ जाता है और अपनी पावर की मदद से स्मिथ के एबनॉर्मैलिटी के बारे में पता करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं होती। तब वो अपने बारे में पता लगाने लगता है कि स्मिथ के एबनॉर्मैलिटी की वजह से उसे कोई खतरा तो नहीं, क्योंकि अपने बारे में जानने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती है। तब उसे पता चलता है कि स्मिथ के एबनॉर्मैलिटी से उसे काफी खतरा है। तभी वहाँ पर आइजैक का स्केलेटन आइजैक का एक लेटर लेके आ जाता है, जिसमें आइजैक ने बोला था कि जो इन्फॉर्मेशन तुमने दिया है उसे मुझे वैम्पायर और म्यूटेंट्स याद आ गए हैं। नेचुरल वैम्पायर जाइंट और ड्रैगन से पहले ही गायब हो गए थे। तो मुझे इतना याद है कि किसी न किसी पाथवे का नाम वैम्पायर भी है। और अगर मैं म्यूटेंट्स की बात करूं तो अफवाह तो ये है कि जो नॉर्मल ह्यूमंस हैं वो अगर कर्स और करप्टेड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये मेरा गैस है, लेकिन इन सब चीजों से ये जरूर प्रूव होता है कि अभी तुम्हारे कैप्टन का कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए तुम्हें इसका ध्यान रखना होता है। तब ग्लेन को एक सपना आता है जिसमें स्मिथ मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था, जिससे ग्लेन अचानक से उठ जाता है। तब स्मिथ ग्लेन से कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि लियोनार्ड ने लैनवास के घर का पता लगा लिया, इसलिए उसकी जरूरत है। तब ग्लेन लैनवास के घर के पास आ जाता है। हाँ, वो लियोनार्ड से पूछता है कि आखिरकार तुमने इसका पता कैसे लगाया, तो लियोनार्ड बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुमने ही हुड से ये इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। लैनवास सीरियस के साथ किसी तरह से कनेक्टेड है और सीरियस यहाँ पर काफी बार आता था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर काफी लोगों से पता किया और एक आदमी ने लैनवास का फोटो देखकर मुझे बताया कि वो यहाँ पर रहता है और वो काफी दिनों से यहाँ पर नहीं आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई हिडन अपार्टमेंट है। तब ग्लेन अपनी पावर की मदद से लैनवास के स्टडी रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक हिडन अपार्टमेंट मिलता है जिसमें एक लेटर होता है। इसमें लैनवास बोल रहा होता है कि अगर तुमने इस लेटर को ढूंढ लिया तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग उतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हो, तुम लोग अब मेरे डेथ और लाइफ वाले में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई हो गए हो। पागलपन की एक हद होती है और जो लोग भी ईश्वर के खिलाफ जाते हैं उन्हें कभी भी बख्शा नहीं जाता है। इस सिटी में सभी फैक्ट्रियों में लोगों पर काफी ज्यादा जुल्म की गई है और ये गेम यहीं से शुरुआत की जाएगी। चलो इस गेम को शुरू करते हैं। और मैंने टीनेज सिटी में एक जगह पर एक बॉम्ब रख दिया है जो टाइम के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है, तो चलो उस बॉम्ब को ढूंढो। और अगर तुम लोग उस बॉम्ब को नहीं ढूंढ पाओगे तो ये सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब ग्लेन और लियोनार्ड जल्द से जल्द नाइट हॉक्स के हेडक्वार्टर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बात करने लगते हैं कि हमने कभी भी ऐसे बॉम्ब के बारे में नहीं सुना है जो वक्त के साथ ताकतवर होते जा रहा है। इसका मतलब यही है कि उसके साथ कोई ना कोई जादुई ताकत जुड़ी हुई है, जैसे कोई इविल रिचुअल जो हमेशा ही पावर को कंज्यूम करता रहता है। लियोनार्ड बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है और यहाँ पर लोगों को जो दुख मिला है उस वजह से ही वो बॉम्ब और भी ज्यादा ताकतवर हो रही है, लेकिन हमें तो ये नहीं पता है कि वो बॉम्ब आखिरकार है कहाँ। ग्लेन को हुड के मेमोरी में देखी हुई जगह याद आती है, जिससे उसे लगता है कि वो बॉम्ब वहीं पर होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता
है कि आखिरकार वो जगह पर है कहाँ। तो वहाँ पर लेनोस की वाइफ मिगोस आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। इसे तो कोई दिमागी बीमारी हुई थी, क्योंकि इसे लगता था कि इसके पेट से विसल की आवाज आ रही है। तब वो लोग पूछने लगते हैं कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो मिगोस बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस यहाँ पर आने का मन किया। तो ग्लैन सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि इसकी दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं है, अगली बार मुझे इस पर स्पिरिट विजन का यूज करने का मौका नहीं मिला था, तो चलो अब मैं अभी करता हूँ। और जैसे ही वो उस पर अपने स्पिरिट विजन को यूज करता है, अभी उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी पूरी बॉडी उसे कह रही होती है कि मिगोस को देखने में बंद करो, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो पक्का मारा जाएगा। और लियोनार्ड और ग्लैन को पता चल जाता है कि लेनोस ने जो बॉम्ब सेट किया है वो मिगोस के पेट में है। अब ग्लैन को रोज़ेल की डायरी याद आती है, जिसमें उसने लिखा था कि उसने इंडस्ट्री और रेगुलेशन को इसलिए स्टार्ट किया था कि वो इविल गॉड के डिसेंडेंट के बुलाने के कंडीशन को जान सके। ग्लैन को पता चल जाता है कि मिगोस के अंदर एक इविल एंटिटी, और वो मिगोस से पूछने लगता है कि आखिरकार उसके आने के यहाँ कारण क्या है। मिगोस बोलने लगती है कि मैं यहाँ पर लेनोस से बात करने के लिए आई हूँ और मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि तुम्हें इसके बारे में काफी कुछ पता है। तो ये सुनकर ग्लैन और लियोनार्ड हैरान हो जाते हैं और ग्लैन लियोनार्ड को मिगोस को संभालने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और स्मिथ से मिलने के लिए चला जाता है। इधर मिगोस की हालत खराब हो रही होती है, जिसकी वजह से लियोनार्ड उससे लेनोस की बातें करने लगता है ताकि उसकी हालत में सुधार आ सके। तो मिगोस लियोनार्ड को उसकी और लेनोस की पहली मुलाकात के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर लेनोस ने सभी लड़कियों को छोड़कर मिगोस को चुना था। और ये बात सुनकर मिगोस ने लेनोस पर फिदा हो गई थी। लेनोस को देखकर ही मुझे पता चल गया था कि मैं उसके बिना नहीं जी सकती थी, और उसने भी मुझे बोला था कि वो भी मुझसे काफी ज्यादा प्यार करता है। पर बाद में मुझे पता चला कि वो एक धोखेबाज है। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने मुझे काफी चीजें बताई और वो तो मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाता था और वो मुझे काफी अच्छी अच्छी जगह पर भी घुमाता था। तब वो मुझे एक नेकलेस भी दिया था और उसने बोला था कि ये एक सरप्राइज है। अब यहाँ पर लेनोस मिगोस को एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो आइजैक के बेटे की खोपड़ी को यूज करके उसके बॉडी को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। और इविल गॉड के एंटिटी को धरती पर लाने के लिए उसने काफी चीजें मिक्स करके मिगोस के पेट में डाल दिया था ताकि इविल एंटिटी यहाँ पर आ सके। तब यहाँ पर स्मिथ बोल रहा होता है कि इसका मतलब है कि मिगोस के पेट में लेनोस का बच्चा नहीं है। ग्लैन बोलता है कि उसने उसकी तरफ देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी बॉडी ने बोला कि उसे गॉड की तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि मिगोस के अंदर ट्रू क्रिएटर का बच्चा है, और यही वो कारण है कि नील का जो फ्रेंड मिगोस का पीछा कर रहा था वो अपना कंट्रोल अचानक से खो दिया और नील भी इसी के चपेट में आ गया, जिसकी वजह से वो भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था। सबसे अजीब बात तो ये है कि जब हमें लेनोस का लेटर मिला तभी वहाँ पर उसकी एंट्री हो गई थी, और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। तब यहाँ पर मिगोस लेनोस के नाम मिलने से दुखी हो जाती है, जिससे मिगोस की हालत खराब हो रही होती है। और जैसे ही रोज़ेल उसे अपने बच्चे का ध्यान रखने के लिए बोलती है, तभी मिगोस की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। इससे वहाँ पर स्मिथ सभी बिना लड़ने वाले आदमियों को वहाँ से बाहर करने लगता है, और इधर पुलिस भी सभी सिविलियंस को वहाँ से बाहर कर रहा होते हैं। अब रोज़ेल भी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ग्लैन उसे स्मिथ के ऑर्डर के बारे में बता देता है। तब यहाँ पर स्मिथ सभी को इस चीज के बारे में बताने लगता है कि जब इविल एंटिटी पैदा होगा तब उसकी सीक्वेंस कम से कम 4 होगी, जिससे उससे लड़ने के लिए उन्हें सभी वंडर्स की मदद करनी पड़ेगी। स्मिथ इस बारे में सभी को बता देता है। ग्लैन सोच रहा होता है कि क्या हम सच में उस एंटिटी को रोक पाएंगे। यहाँ पर अगर मिस्टर आइजैक होते तब हम जरूर कुछ न कुछ कर लेते। अब आइजैक का वेसल दोबारा से काम करने लगता है, क्योंकि जब मिगोस आई थी तो वो वेसल दोबारा से बंद हो गया था। और ग्लैन आइजैक को एक लेटर लिख देता है, जिसे वो उसका लेटर लेकर चला जाता है कि उसे ये पता चल सके कि उसके बेटे की खोपड़ी को चुराने वाला जल्द ही सामने आ जाएगा। अब स्मिथ और ग्लैन चाइनीज गेट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर स्मिथ को कुछ अजीब लग रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि हमें तो सील्ड आर्टिफैक्ट चाहिए जो लड़ने के काफी काबिलियत रखते हैं। ग्लैन बोलता है कि इसलिए मैं ग्रेड 3 का सन सेक्रेट एम्बलम यूज करूंगा। स्मिथ बोलता है कि यहाँ पर ग्रेड 2 के केवल 3 ही आर्टिफैक्ट है, जिनमें से 2 के बारे में नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, और एक ऐसा है जिनके बारे में हमें ये नहीं पता है कि वो पावरफुल वंडर पर कैसे असर डालता है। ग्रेड 2 का द ब्लड वेसल थीफ कतोर वंडर के खिलाफ काफी अच्छा काम करता है, और वो एक रेंज के अंदर टारगेट के एबिलिटी को छीन लेता है। और जो भी इस आर्टिफैक्ट को छूता है ये आर्टिफैक्ट उसके लाइफ फोर्स को छीनने लगता है। इसलिए ग्लैन तुम इस आर्टिफैक्ट को केवल 30 मिनट तक ही यूज करना। ग्लैन बोलता है कि इसे मैं लियोनार्ड को दूंगा। तो स्मिथ बोलता है कि तो तुम यहाँ क्या यूज करोगे। तो ग्लैन बोलता है कि मेरे पास और भी प्लान है। तब वहाँ पर हमें वो दोबारा से उस इनविजिबल पंख को दिखाया जाता है। इससे स्मिथ के कानों में एक आर्टिफैक्ट का नाम गूंजने लगता है, और वो सील्ड आर्टिफैक्ट सेंट सेलेना एसियंस को चुनता है, लेकिन उसके लिए चर्च की स्पेशल ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ती है। और स्मिथ टिंगन सिटी के नाइट हॉक्स का कैप्टन होता है, इसलिए वो इमरजेंसी में उस आर्टिफैक्ट का यूज कर सकता है। वो लोग अपने अपने आर्टिफैक्ट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और इधर पुलिस भी सभी लोगों को वहाँ पर खाली करने के लिए बोल रहे होते हैं। तब चर्च से भी जवाब आ जाती है। उन्हें तब तक इन चीजों को संभालने के लिए बोला जाता है जब तक रिइंफोर्समेंट आ नहीं जाती है। इधर लियोनार्ड मेगोस को ग्लैनोस के एक और घर के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर मेगोस की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। लियोनार्ड की परछाई उसे वहाँ से भागने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तभी लियोनार्ड के सामने मेगोस आ जाती है और उससे बोलने लगती है कि आखिरकार वो उससे क्या छिपा रहा है। लियोनार्ड मेगोस को शांत करवाने के लिए उसे बताने लगता है कि
लेनोस को एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर चला गया, लेकिन वो दोबारा से अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिलने के लिए जरूर आएगा। इससे मिगोस शांत हो जाती है और उसे पूरा यकीन था कि लेनोस उसके बच्चे से मिलने के लिए जरूर आएगा। मिगोस बोलने लगते हैं कि मिस्टर मोरैगी ने भी यही बात बोली थी कि लेनोस यहाँ पर जरूर आएगा और इसी बच्चे की मदद से वो लेनोस को ढूंढ सकते हैं। लेनॉर्ड बोलने लगता है कि क्या ग्लेन ने ऐसा बोला था, तो मिगोस बोलती है कि हाँ, वो एक काफी अच्छा एस्ट्रोलॉजर है और मुझे किसी ने कहा था कि मैं अगर यहाँ पर आऊंगी तो तुम लोग मेरे इस बच्ची को डिलीवर करने के लिए जल्द से जल्द मदद करोगे। लेनॉर्ड बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इस सब किसने कहा, तो बस बोलती है कि मुझे एक आवाज ने कहा था। तब वो बच्चा वहाँ पर उस पावर को खींचने लगता है। इधर स्मिथ बोल रहा होता है कि एविल गॉड का बच्चा बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इसलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ और तुम यहीं रहोगे। तुमने जो डेली को लेटर लिखा था उसका रिप्लाई आ चुका है और उसने बोला था कि मैं खुद ही इसका एक्सप्लेनेशन करूँ। और वो बोलता है कि मिशिगल रेल में एक लॉ है कि अकॉर्डिंग वियंडर्स के कैरेक्टर स्केच को कभी खत्म नहीं किए जा सकते हैं, बस उसे दूसरों को दिए जा सकते हैं। जब मुझे और डेली को इस बारे में पता चला था तो चर्च ने हमें इस बारे में राज रखने के लिए बोला था और हमें दो चॉइसेस दी गई थी। पहला ये था कि सभी मरे हुए वियंडर्स के कैरेक्टर स्केच को चर्च को देना होगा और दूसरा सेम पाथवे के वियंडर्स के कैरेक्टर स्केच को खुद एब्जॉर्ब करना होगा। मुझे चर्च के इंटेंशन के बारे में नहीं पता था, लेकिन इससे पोजीशन काफी अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता था। इससे मैंने डिसाइड किया कि मैं उन कैरेक्टर स्केच को एब्जॉर्ब करूंगा जो मेरे पाथवे से बिलोंग करते हैं और यही वो कारण थे कि मैंने कैनी के ब्लड को पिया था। इधर पावर एब्जॉर्ब करने की वजह से मिगोस की संतुलन खराब हो रही होती है, लेकिन लियोनार्ड अभी भी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मिगोस उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि मिगोस एक मॉन्स्टर में कनेक्ट होने लगती है। लियोनार्ड का दोबारा से उसे भागने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि बहुत ही जल्द ट्रू क्रिएटर के एंटिटी का जन्म होने वाला है। तो स्मिथ जल्द से जल्द मिगोस के पास जाने लगा और मिगोस लियोनार्ड पर अटैक कर देती है। स्मिथ अपने आर्टिफैक्ट को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन मिगोस उन पर अटैक कर देती है और बोलती है कि क्या तुम लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हो, जिसकी वजह से स्मिथ सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इधर ग्लेन अपने आर्टिफैक्ट ब्लड वेसल थिन को लियोनार्ड को दे देता है, जिसे लियोनार्ड अपने हाथों में पहन लेता है, लेकिन मिगोस इतनी तेज थी कि लियोनार्ड उस पर निशाना ही नहीं लगा पा रहा था। तब मिगोस अपने किले स्पाइक से इन पर अटैक कर देती है। स्मिथ सबको भागकर मेमोरियल हाउस में चलने के लिए बोलने लगता है और वो लोग भागने लगते हैं, जिसकी वजह से मिगोस भी उनके पीछे जाने लगती है। लियोनार्ड दोबारा से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिगोस इतनी तेज थी कि वो निशाना नहीं लगा पा रही थी। तब मिगोस स्मिथ को खाने के लिए उनके पास आ जाती है। तब ग्लेन एक रिचुअलिस्टिक म्यूजिक करने लगता है और एवेनाइन गॉडेस से प्रे करने लगता है कि मिगोस और उनका बच्चा स्लो हो जाए, जिसकी वजह से मिगोस वहीं पर रुक जाती है। अब लियोनार्ड दोबारा से मिगोस पर अटैक करती है, लेकिन मिगोस इनके पकड़ से छूट जाती है और स्मिथ पर अटैक करने लगती है। इसके पास सेंट्स एसेस है। तब स्मिथ भागकर मेमोरियल हाउस में चला जाता है। यहाँ सभी मरे हुए वियंडर्स के मेमोरियल बना हुआ था। यहाँ पर एवेनाइन गॉडेस का सिंबल भी था, जिसकी वजह से मिगोस को तकलीफ होने लगती है। स्मिथ अब ग्लेन और लियोनार्ड को 10 सेकंड बाद अटैक करने के लिए बोलता है और बताता है कि चिंता मत करो, हम लोग तिंगन सिटी को जरूर बचा लेंगे। अब ग्लेन और लियोनार्ड 10 सेकंड गिरने लगते हैं। तब स्मिथ सेंट सेलेना एसेस खोल देता है। इससे मिगोस कैद होने लगती है, लेकिन पूरा कैद होने से पहले ही वो स्मिथ पर एक टेंटिकल से अटैक कर देती है। ग्लेन अपने सन चार्म्स का यूज करते हैं, जिसकी वजह से मिगोस के अंदर से शैतानी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो लोग जलकर मर गए हैं। इन मिगोस बिल्कुल ठीक थी, जो ग्लेन को एक कट भी मार देती है। लियोनार्ड उन पर उनकी छीनी हुई ताकत से अटैक कर देता है, लेकिन ट्रू क्रिएटर की पावर इन पर भारी पड़ रही होती है। अब नाइट हॉक्स के अंदर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसे सभी लोग देख लेते हैं और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी नाइट हॉक्स के अंदर एक इंसान जाने लगता है। पुलिस को लगता है कि ये यहीं का है, इसलिए वो उसे अंदर जाने के लिए दे देता है। इसके सिर पर लाल टोपी थी। इधर लियोनार्ड और ग्लेन उसके टेंटिकल से बच रहे होते हैं, लेकिन उनकी हालत खराब हो गई थी। इससे लियोनार्ड बेहोश हो जाता है और मिगोस ग्लेन के सन चांस को नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से ग्लेन अपने कार्ड से उन पर अटैक कर देता है, क्योंकि ट्रू क्रिएटर के आगे कोई भी पावर काम नहीं कर रही थी। मिगोस अपने टेंटिकल्स को ग्लेन के अंदर घुसा देते हैं, लेकिन ग्लेन को एहसास होता है कि ये सब तो एक सपना है, क्योंकि स्मिथ ने अपनी पावर से मिगोस को अपने सपने में खींच लिया। लेकिन वो बच्चा मिगोस को दोबारा से बचा लेता है और ट्रू क्रिएटर के बच्चे का जन्म होने का टाइम भी हो रहा था, जिसकी वजह से टिंगन सिटी में तूफान आ रही होती है और वहाँ पर बिजली कड़क रहे होते हैं। इसलिए रोजाना नाइट हॉक्स के लिए प्रे करने लगती है। इधर ग्लेन की हालत मरने जैसी हो गई थी। वो स्मिथ को देखता है जो मिगोस की तरफ ही जा रहा था। तभी वो अपने अंदर हाथ डाल लेता है और अपने दिल को बाहर निकाल लेता है। तो इसे सेंट सेलिना पर रख देता है, जिसकी वजह से वो आर्टिफैक्ट की पावर कई गुना बढ़ जाती है। इससे मिगोस कुछ नहीं कर पा रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी नाइटमेयर मरे थे उनकी आत्माएं स्मिथ के साथ थी। बस स्मिथ अपने नाइटमेयर के पावर से मिगोस को बांध देता है। स्मिथ अब ग्लेन को इशारा करता है, जिसकी वजह से ग्लेन अपने सम चार्म
बम से अटैक करता है, जिसकी वजह से मिगोस अब पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। ग्लेन अब स्मिथ को बोलता है कि हम ये फाइट जीत गए, और स्मिथ भी बोलता है कि हाँ ग्लेन, हमने टिंगन सिटी को बचा लिया। इतना कहते ही वो नीचे गिर जाता है और वहीं मर जाता है, लेकिन मरते वक्त वो डेली को याद करता है। ग्लेन अब स्मिथ के पास आता है और उसे पोषण पिलाने की कोशिश भी करता है ताकि वो जाग सके, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन तभी ग्लेन के पीछे कोई आता है जो ग्लेन का दिल ही निकाल लेता है। ये उसी लाल टोपी वाले के काम था जो जाकर सन सेलिना एसेंस को उठा लेता है, और मरने से पहले ग्लेन उस इंसान का चेहरा भी देख लेता है और तभी वो भी मर जाता है। यही इंसान असली मास्टरमाइंड है जो पहले नाइट हॉक्स में काम किया करता था, और इसका नाम इस जैंगविल है। लेकिन इसने यहाँ से एक आर्टिफैक्ट को चुरा लिया था जिसका नाम था विल ऑफ आजुलहॉथ, जो दिखने में एक पंख की तरह था, जिसके पावर ये थी कि इससे अगर आप कुछ भी लिखोगे तो वो सच हो जाएगी। इसको असल में सन सेलिना एसेंस आई थी और उसने इस पंख से अपने बुक में वही चीज लिखी थी, और अब तक जो कुछ भी हुआ आ रहा है वो सब इस क्विल का लिखा हुआ ही था, यानी एंटीगोनस बुक का टिंगन सिटी में आना और वो बुक ग्लेन के दोस्तों तक जाना। से ग्लेन रे बीबर के घर दे आता है और वो भी मर जाता है, तभी वो दोबारा से जाग जाता है। जो चीज क्विल को भी नहीं समझ में आई थी, और ग्लेन जिंदा ही नहीं हुआ था बल्कि उसने नाइट हॉक्स को भी ज्वाइन कर लिया था और सीक्रेट ऑर्डर के मेंबर्स को भी मार देता है, जिसकी वजह से इंच भी गुस्सा हो जाता है। इन इंस को तो असल में वो आर्टिफैक्ट चाहिए था, और जब स्मिथ ने ट्रू क्रिएटर को देखा था उसके वजह से उसकी स्पिरिचुअलिटी भी कम हो गई थी, और वहाँ ट्रू क्रिएटर को भी ये पता चल गया था कि यहाँ पर क्या नाटक चल रहा था, लेकिन उसे भी धरती पर आना था इसलिए उसने कुछ नहीं किया। और ग्लेन को ये भी पता चल गया था कि ये सब कोई मास्टरमाइंड करवा रहा था। ग्लेन ने स्मिथ को एंटी मेथड के बारे में भी बता दिया था, इस वजह से इंस को दोबारा से अपनी स्टोरी बदलनी पड़ी। तब स्मिथ अपने साथी कैनली की कैरेक्टर स्किट्स को कंज्यूम भी कर लेता है, जिसके बाद स्मिथ ने मिगोस से लड़ने के लिए सन सेलिना एसेंस को बाहर निकलवाया, जो क्विल नहीं किया था, जिसके बाद उसने ग्लेन को भी मरवा दिया जो उसके बार बार रास्ते में आ रहा था। अब इंस एक रिचुअल करता है और वो सन सेलिना एसेंस को कंज्यूम कर लेता है, से वो सीक्वेंस 5 से सीक्वेंस 4 का भी ओनर बन जाता है। इसका मतलब आधा गॉड और आधा इंसान बन चुका है, और इंस ने ये सारा प्लान इसीलिए बनाया था ताकि वो सीक्वेंस 4 का भी ओनर बन सके और एवर9 चर्च से बदला ले सके। एजेक के बेटे की खोपड़ी को भी इसी ने चुराई थी, इसके आधी खोपड़ी का यूज करके उसने मिगोस के पेट में ट्रू क्रिएटर का बच्चा डाल दिया, और आधी खोपड़ी से उसने आज ही रिचुअल किया था। जरूरी नहीं है कि आप पोषण के माध्यम से ही आगे बढ़े, बल्कि अपने से बड़े बियॉन्डर्स के कैरेक्टर स्किट्स को कंज्यूम करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अगर कैनली का सीक्वेंस स्मिथ से ज्यादा होता तो स्मिथ कैनली के कैरेक्टर स्किट्स को कंज्यूम करके अपना सीक्वेंस बढ़ा सकता था। एंड सेलिना सीक्वेंस 4 की बियॉन्डर थी डार्कनेस पाथवेक से, तो मरने के बाद अपना आर्टिफैक्ट नीचे छोड़ गई थी, और उसी को कंज्यूम करके इंस अब सीक्वेंस 4 का बियॉन्डर बन चुका है। पहले इंस डेथ पाथवेक का बियॉन्डर था, लेकिन अब वो डार्कनेस पाथवेक का बियॉन्डर बन चुका है। क्विल को दिखाया जाता है जो अभी भी स्टोरी लिख रहा होता है कि टिंगन सिटी में किसी को भी नहीं पता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत से बच चुके हैं। इसका मतलब हमने अभी तक जो कुछ भी देखा था शुरुआत से अंतिम तक, वो सब इस क्विल का ही किया धरा था, और आपने कई जगह पर एक इनविजिबल पंख दिखा होगा जो यही क्विल था। उसे लिखी हुई कोई भी कहानी सच हो जाती है, वो लॉजिकल होनी चाहिए, वरना ये खुद उसे लिखने लगता है। जिसके बाद हमें लियोनार्ड को दिखाया जाता है, इसे पता चलता है कि स्मिथ और ग्लेन दोनों ही मर चुके हैं, जो सुनकर वो काफी उदास हो जाता है। कब बताती है कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड था उसके बारे में भी पता चल गया, और रेड ग्लव्स उनके पीछे ही पड़े हैं। नार्ड को मास्टरमाइंड से बदला लेना था, इसलिए वो सीका से कहता है कि उसे भी रेड ग्लव्स को ज्वाइन करना है। इधर हमें मेलिसा और बेंसन को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर आम लोगों को बताया गया था कि टिंगन सिटी में एक क्रिमिनल घुस आया है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। मेलिसा को लगता है कि इसी वजह से ग्लेन का दिमाग सुबह खराब था, इसलिए उसने सर्कस के 3 टिकट लाए थे ताकि वो तीनों साथ में सर्कस देखे, जिससे ग्लेन का मूड भी ठीक हो जाए। वही उनके दरवाजे पर कोई आता है और मेलिसा को लगता है कि ये ग्लेन है, लेकिन वहाँ ग्लेन नहीं बल्कि लियोनार्ड था, जो उनको बताता है कि अब ग्लेन नहीं रहा और वो अब मर चुका है। जिसके बाद ग्लेन और स्मिथ का साथ में फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पर डेली भी थी। किसी को भी नहीं पता था कि डेली और स्मिथ एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो दोनों केवल एक दूसरे को बताए नहीं थे। ग्लेन को भी दफना दिया जाता है और मेलिसा उसके वेसल को भी उसी के कब्र में डाल देती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये वेसल जादुई है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर केवल बेंसन और मेलिसा ही रह गई थी, जिसके बाद मेलिसा अपने कछुए वाले टॉय को चलाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इधर हमें आइजक को भी दिखाया जाता है, जो बोल रहा था कि मुझे माफ करना ग्लेन, मुझे आने में देर हो गई, लेकिन मुझे मास्टरमाइंड के बारे में पता चल चुका है। टिंगन सिटी में पूरे दिन बारिश होती है, जहाँ पर काले बादल छाए हुए थे। इधर लियोनार्ड मेमोरियल हॉल में ग्लेन और स्मिथ के लिए कैंडल्स जला रहा था। इसके बाद धूप भी निकल आती है और तभी हमें कब्रिस्तान में हॉर्नेकिस सुनाई देने लगता है। तभी ग्लेन के कब्र से आवाज आने लगती है और उसका हाथ बाहर आ जाता है। दोबारा से माउंटेन में बसा हुआ वही सिंहासन दिखाया जाता है, यहाँ पर ग्लेन खड़ा था। जिसके बाद ग्लेन अपने ग्रे फॉग वाली जगह पर आ जाता है और वो दोबारा से जिंदा हो चुका है, और ग्लेन के सारे घाव भी भर गए
थे और उसके पास दोबारा से एक नई दिल भी आ चुके थे। ग्लैन के पास आइजैक के विसल भी थी। ग्लैन को भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ और वो दोबारा कैसे जिंदा हो गया, लेकिन अब उसे मास्टरमाइंड के बारे में पता चल चुका है। कोई और नहीं बल्कि इंस जैंगविल है। और ग्लैन के साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सब उस क्विल की वजह से हुआ था। इंस को सैंड सेलेना एसेंस चाहिए था, के लिए उसने अस्मित का यूज किया। अब ग्लैन डिविनेशन करने लगता है और बोलने लगता है कि इंस जैंगविल अभी कौन से शहर में है, कैनवस की लोकेशन कहाँ है और ग्लैन अब और स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। उसे इन तीनों सवाल का एक ही जवाब मिलता है, बैकलैंड। जिसके बाद ग्लैन अस्मित के कब्र पर आता है। ग्लैन को अस्मित का कहा हुआ आखिरी शब्द याद आता है जिसमें उसने बोला था कि ग्लैन, हमने टिंगन सिटी को बचा लिया है। अब ग्लैन वहाँ पर अस्मित के लिए प्रे करके वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर अपने घर में मेलिसा और बेंसन को देखने लगता है। हाँ, अब भी वो लोग दुखी होते हैं, लेकिन ग्लैन उनके सामने नहीं जाता है। जिसके बाद बेंसन और मेलिसा बाहर कुछ सामान लेने के लिए आते हैं। अभी उनके सामने एक क्लाउन आता है जो इनको पीले फूलों का एक गुलदस्ता देता है जो खुशी का सिंबल होता है। तब क्लाउन इन्हें खुशी से देखता है और ये क्लाउन कोई और नहीं बल्कि ग्लैन ही होता है जो अपने भाई बहनों को आखिरी बार देखने के लिए आया होता है, जो अंदर से दुखी होता है लेकिन बाहर से खुश होता है और इसे ही क्लाउन कहा जाता है। इसी के साथ हमारे ये पार्ट और ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब